हर मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, हर कहानी के पीछे एक ज्ञान छुपा होता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो मूवी ज्ञान। कहानी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को देखते हैं जिसके अंदर टर्किश स्पेशल फोर्स एक मिशन में जा रहे हैं और ये कौन सा मिशन में जा रहा है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम एक टर्किश जर्नलिस्ट कियारा को देखते हैं जो कि बॉर्डर में जर्नलिज्म करने के दौरान कुछ आईएसआईएस टाइप टेररिस्ट के द्वारा बंदी बना ली गई है। अब ये बेरहम कमीने इसका गला काटने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग कियारा को एक पर्ची पकड़ाकर उस पर लिखी हुई बातें पढ़ने को कहते हैं जहाँ टर्किश कंट्री के बारे में बहुत ही बुरा भला लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, कियारा उनकी एक भी बात नहीं सुनती और वहीं उनका विरोध करते हुए कहती है, मुझे भले ही तुम मार दो लेकिन मैं ये पर्ची तो कतई नहीं पढ़ने वाली। अगर मेरे जगह कोई और तुर्की सिटीजन भी होती तो मुझे उम्मीद है वह भी ऐसा नहीं करती। ये सुनते ही आतंकवादी भड़क जाता है और बेचारी को वहीं लात मारकर घायल कर देता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब जब धरती में अधर्म बढ़ता है भगवान कोई न कोई रूप लिए धरती में प्रकट हो ही जाता है। तभी हम वहाँ से दो भगवान को ठेला लेकर गुजरते हुए देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही स्पेशल एलीट फोर्स है जिसे मैंने मूवी की शुरुआत में दिखाया था, जो कि इसी लड़की को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ भेजे गया है। आगे हम उनके कमांडर को देखते हैं जो हाथों के इशारे से सभी स्नाइपर्स को टारगेट सेट करने और फाइनल शॉट के लिए तैयार रहने का संकेत देता है। ठीक उसी पल जब आतंकी कियारा का गला काटने ही वाला होता है कि तभी सभी भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं और पहला ही सटीक स्नाइपर शॉट आतंकी का काम तमाम कर देता है। इससे पहले कि बाकी आतंकी कुछ समझ पाते, सभी सोल्जर्स एक साथ उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक एक करके सालों को ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स में सभी आतंकी यमराज के पास पहुंच जाते हैं और फाइनली सोल्जर्स कियारा को सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन क्या इनका मिशन यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल दोस्तों, ये एलीट फोर्स का काम है कियारा को सेफली उसके देश तुर्की तक पहुंचाना, क्योंकि वे लोग दूसरे देश के इलाके में ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यह मिशन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होने वाला है और यह लोग अब भी जो लोकेशन में है वह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ घाट घाट में आईएसआईएस मौजूद है जिस वजह से उन्हें हर एक कदम संभल कर चलना पड़ेगा और यही जर्नी हम आज के इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोबारा सीन में लौटते हैं। वहीं टीम का कैप्टन कहता है, हमें तुरंत यहाँ से निकलकर पहाड़ के उस पार जाना होगा, यहाँ हमारा लोकेशन एक्सपोज हो चुका है। तभी कियारा बताती है कि उसके साथ और भी कुछ दोस्त आए थे जिन्हें जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है, वरना वे दरिंदे उन्हें भी मार डालेंगे। वहीं टीम का एक मेंबर बताता है कि हमारे पास इसका कोई भी अथॉरिटी नहीं है, हमें यहाँ बस तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया है। यह सुनते ही कियारा गुस्से में कहती है, भाड़ में जाओ, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगी। तभी कमांडर उसे रोकते हुए कहता है, मैं दूसरे देश की सिटीजन्स के लिए अपनी सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता, तो जज्बाती होना बंद करो और जल्दी चलो हमारे साथ। हमारे लोकेशन एक्सपोज हो चुके हैं, दुश्मन आते ही होंगे। वही कैप्टन अपने सभी सोल्जर्स को भी साफ साफ कह देता है कि आज हमें 10 किलोमीटर आगे बढ़ना होगा, तो हर समय चौकन्ना रहो और हाँ, कियारा पर भी नजर बनाए रखना, कहीं भाग न जाए। वहीं सोल्जर्स कियारा को वेस्ट और हेलमेट पहनाकर सभी वहाँ से तुरंत निकल पड़ते हैं। वहीं चारों तरफ सही से नजर दौड़ाते हुए वे लोग लाइन में आगे बढ़ने लगते हैं। टीम को लीड कर रहे हैं सुबह और बाखर। दरअसल दोस्तों, मेरा मानो तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। बचपन में ही दोनों का परिवार एक आतंकी हमले में मारा गया था और तभी से दोनों भाई साथ में हैं। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि दोनों के शरीर में एक बड़ा प्रॉब्लम है। बाकिर का तो एक टांग ही नहीं है, उसने अपनी टांगों पर प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। दूसरी तरफ सुबह का भी शोल्डर की हड्डी टूटी हुई है और दोनों अपनी फैमिली को खोने के बाद से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे, ताकि उनकी फैमिली के साथ जो हुआ है वह देश में और किसी भी फैमिली के साथ न हो। इसी वजह से वे लोग पिछले 9 सालों से लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर बार इंटरव्यू के दौरान उन्हें यही कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम दोनों स्पेशल फोर्स के लिए अनफिट हो। यहाँ पूरे शरीर का पूरी तरह फिट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम लोग बेकार में ही कोशिश करते रहते हो। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अगर इंसान में वो जज्बा और पागलपन हो और उसे पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हो तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है और फिर एक दिन उन्हें वो रास्ता मिल जाता है। इंटरव्यू के दौरान बाहर से कर्नल वेसल उनका इंटरव्यू सुन लेते हैं। वह ऑफिसर को बताते हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, निकलो यहाँ से, अब मैं इंटरव्यू लूंगा। वहीं कमांडर वेसल उन्हें बताते हैं कि मैं कई दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ, जोश है तुम दोनों में, अच्छी बात है। मैं तुम दोनों को 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगले 1 महीने में तुम दोनों को ट्रेनिंग के दौरान नरक दिखाया जाएगा। मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम्हारा पैर है या फिर कंधा टूटा हुआ है, और अगर तुम इस नरक जैसी ट्रेनिंग को पास कर गए तो तुम्हारा सिलेक्शन मैं खुद असाइन कर दूंगा। वहीं अगली सुबह सिलेक्शन के दौरान कमांडर सभी सोल्जर्स को साफ साफ शब्दों में कह देता है, अगर तुम लोग यहाँ नाम शोहरत या कुछ साबित करने के लिए आए हो तो यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ तुम्हें यह सब नहीं मिलने वाला। तुर्की सिटीजन्स की सुरक्षा ही हमारा एकमात्र कर्म और धर्म है, और हाँ, यहाँ से तुम लोग तभी निकल पाओगे जब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे। तुम्हारे आगे पीछे सिर्फ तुम्हारे सोल्जर दोस्त होंगे, मरेंगे भी साथ में, जिएंगे भी साथ में। अगर एक मरेगा तो 1000 और जन्म लेंगे। कमांडर की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सुनकर मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था जैसा आप लोगों का अब भी हुआ होगा। खैर, जो भी हो दोस्तों, इसी बीच कमांडर इन 200 सोल्जर्स में से 20 सोल्जर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिनमें 2 सुबह और बाकिर भी होते हैं। इसके बाद हम उन्हें ट्रेनिंग में देखते हैं, जहां ट्रेनर बेहद ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वह सीधे बाकिर को उठाकर कहता है, तुम्हें 1 मिनट में उस जंगल तक दौड़कर वापस आना होगा। मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम्हारी टांग खराब है या फिर कुछ और। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ वापस नहीं आए तो तुम्हें अभी के अभी वापस घर भेज दिया जाएगा। वहीं बाकिर दौड़ना शुरू कर देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगता है, लेकिन
वह फिर भी ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी ट्रेनर उससे कहता है, अगर तुम 30 सेकंड में यहाँ तक नहीं पहुंचे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त को भी निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही बाखिर अपना दर्द भूल जाता है और अपना पूरा जी जान लगाकर दौड़ने लगता है और आखिरकार 30 सेकंड के अंदर अंदर वापस पहुंच जाता है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अगली ट्रेनिंग में ट्रेनर उन्हें पानी में कुछ स्पॉन्ज पकड़ाकर छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम लोगों का स्पॉन्ज सुबह होते होते जरा सा भी भीग गया तो तुम लोगों को तभी निकाल दिया जाएगा। इसी तरह करते करते उन्हें हर वह ट्रेनिंग दी जाती है जो टफ से टफेस्ट होती जाती है, ऊंचाई से कूदने से लेकर 30 डिग्री टॉर्चर तक। दरअसल दोस्तों, यह टॉर्चर ट्रेनिंग के लिए सभी सोल्जर्स को एक पर्ची दी जाती है जहां हर किसी की पर्ची में अलग अलग कोड नेम लिखा हुआ होता है और अगर सोल्जर्स अपना नाम बता दें तो कमांडर उन्हें रात को दारू पार्टी देंगे और अगर कोड नेम नहीं बताया तो उन्हें हर मुमकिन टॉर्चर दिया जाएगा। वहीं जहां सभी सोल्जर्स हार मान जा रहे थे, सुबह हार मानने को तैयार ही नहीं था। वह 10 मिनट से ऊपर तक इस टॉर्चर को सह चुका है। कर्नल वेसल ये सब देखकर हैरान रह जाता है और यह निश्चित कर लेता है कि हमें अपनी टीम में एक डायमंड मिल चुका है। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि मिशन में भेजने से पहले इन्हें किस लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। खैर, अब हम वापस मेन सीन में लौटते हैं। पहाड़ से गुजरते वक्त उन्हें कुछ बच्चों और बुजुर्गों की लाशें मिलती हैं जिन्हें कुछ ही देर पहले मारा गया था। वहीं वहां कमांडर भी पहुंच जाता है और सुबह बताता है कि सालों ने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा सर। वहीं कियारा भी बच्चों की लाशें देखकर कमांडर से कहती है, क्या इतना ही आसान है सर, किसी की भी जान ले लेना? इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी बताइए? सिर्फ यही कि ये लोग हिंदू थे या फिर ये लोग दूसरे देश के थे, इसलिए अल्लाह इन्हें कभी नहीं बख्शने वाला। वहीं कमांडर कहता है, हमें अब निकलना चाहिए। ये सुनकर कियारा कमांडर से कहती है, ये तो आपके कोई नहीं लगते ना, इसलिए आपको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। जब ये आपके परिवार के लोग होते तब आपको समझ में आता। लेकिन तभी कमांडर को दूर कुछ हलचल नजर आती है। स्कोप से देखने पर उन्हें पता चलता है कि कुछ आतंकी गाड़ियां लेकर उनकी ओर आ रहे हैं। कमांडर तुरंत सबको छिपकर पोजीशन लेने को कहता है। दरअसल दोस्तों, ये आतंकी उन्हीं बच्चों की लाशों को चेक करने के लिए आए होते हैं कि कहीं कोई गलती से बच तो नहीं गया। वहीं उनका ध्यान भटकाने के लिए कमांडर ने पहले ही झाड़ियों में एक रेडियो रख दिया था और दूसरी तरफ 3 टैंकर भी उन्हें उड़ाने के लिए तैयार कर चुके थे। वहीं कमांडर तुरंत टैंकर को लोकेशन पर लॉन्च करने का आदेश देता है। टैंकर भी वहां तुरंत एक के बाद एक शॉट मारना शुरू कर देता है। लेकिन ये आतंकी चाचा लोग तो रेडियो सुनने में ही बिजी रहते हैं। फिर क्या दोस्तों, एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म। वहीं उनमें से 2 आतंकी बच गए थे। एक जो कि कार में बैठकर धड़ाधड़ मशीन गन चला रहा था, लेकिन हमारा स्नाइपर भाई आरिफ साले को एक ही बार में उड़ा देता है। वहीं दूसरा चाचा भी कार से निकलकर भाग रहा था, लेकिन आरिफ उसको भी उड़ा देता है। इसके बाद कमांडर सबको बताता है कि ये लोग पश्चिम से आए थे, मतलब सालों ने पश्चिम में भी जरूर कुछ न कुछ कांड किया होगा। तभी बेस से उन्हें सूचना दी जाती है कि उत्तर की ओर से 2000 जिहादी बॉर्डर को बंद करने के लिए निकल चुके हैं। तुम लोगों को तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश में एंटर होना होगा। यह सुनते ही सभी वहां से तुरंत निकल पड़ते हैं और रात होते होते एक लोकेशन पर जा पहुंचते हैं जहां कुछ आतंकी एक विला में बम सेट कर रहे होते हैं विला को उड़ाने के लिए। तभी सभी सोल्जर्स उन्हें रोकने के लिए तैयारी ले लेते हैं और गन्स में साइलेंसर सेट करके सालों को एक एक करके उड़ाना शुरू कर देते हैं। बाहर की लोकेशन क्लियर करने के बाद सोल्जर्स अंदर एंट्री लेते हैं और जल्दी से बम को डिफ्यूज करने के काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी एक आतंकी अशब पर हमला कर देता है। वहीं अशब भाई किसी तरह साले को हैंडल कर लेता है। दूसरी तरफ सुबह भी बम को डिफ्यूज करने ही वाला होता है कि तभी वहां एक और आतंकी आ जाता है और उसे बम से दूर हटने को कहता है। लेकिन तभी अशब भाई पीछे से उसे दबोच लेता है और इसी बीच सुबह भी बम डिफ्यूज कर देता है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह कियारा को पिस्टल चलाना सिखा रहा होता है। तभी कियारा उससे पूछती है कि कैसा लगता है एक आदमी को मारने के बाद, मजा आता है क्या? तभी सुबह कहता है, नहीं, किसी को मारने के बाद हमारे मन में एक दाग बैठ जाता है जो कभी नहीं मिटता। इसके बाद कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक और भयानक मंजर देखने को मिलता है जहां आतंकी एक लड़की को बंदी बनाकर रखा होता है। तभी हम देखते हैं कि आतंकी उस लड़की को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल छिड़क रहा होता है। ये देख कमांडर कुछ सोल्जर्स को लेकर झाड़ियों के सहारे आगे बढ़ने लगता है और स्नाइपर को ऑर्डर देता है कि लाइटर फेंकने से पहले ही साले की खोपड़ी उड़ जानी चाहिए। तभी आरिफ भाई ओपी का हेडशॉट मारते हुए साले का खेल खत्म कर देता है। दूसरी तरफ झाड़ियों से सोल्जर्स भी बाकी आतंकियों को मारना शुरू कर देते हैं और कुछ देर के लिए वहां एक भयानक फायरिंग शुरू हो जाती है। ऊपर से आरिफ भाई स्नाइपर से लगातार कवर दे रहे होते हैं। सोल्जर्स सभी आतंकियों को मार गिरा ही रहे होते हैं दोस्तों। लेकिन तभी एक सोल्जर को पता नहीं कहां से दुश्मनों की एक गोली लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर से भी दुश्मनों का एक स्नाइपर उन्हें कवर दे रहा होता है। तभी दुश्मनों का स्नाइपर आरिफ भाई को भी मारने के लिए शॉट ले चुका होता है, लेकिन जैसे तैसे वे दोनों बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार तो आरिफ भाई साले को छोड़ने वाला नहीं था। वह तुरंत पोजीशन लेकर एक ही शॉट में साले को नरक भेज देता है। इसके बाद कमांडर उस लड़की को भी रेस्क्यू कर लेता है। वहीं दोस्तों, लड़की भी कमांडर को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे इन दरिंदों से बचाने के लिए मैं आपके लिए रोज अल्लाह ताला से दुआ मांगा करूंगी, आमीन। वहीं कमांडर भी बेहद इमोशनल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी जो उसे ऐसे ही अक्सर गले मिला करती थी और आमीन आमीन कहा करती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया से चली जा चुकी थी। खैर, जो भी हो दोस्तों, इसके बाद वहीं उन्हें रूसी मिलिट्री फोर्स का एक मेंबर बहुत ही गंभीर हालत में मिलता है। वह बताता है कि हम लोग भी आप ही लोगों की तरह यहाँ अपने देश के सिटीजन्स को रेस्क्यू करने के लिए आए थे, लेकिन इस ऑपरेशन में मेरे सारे साथी मारे गए। तभी कमांडर उसका दर्द कम करने के लिए उसे मॉर्फिन लगा देता है। वहीं कमांडर पूछता है, कितने लोग थे भाईजान? वहीं रूसी सोल्जर कहता है, लगभग 2000। ये सुनते ही कमांडर के होश उड़ जाते हैं और उसे यह समझ में आ चुका होता है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना हमारा भी यही हाल होगा। वहीं कमांडर उसे 2-3 मॉर्फिन और दे देता है, लेकिन वह सोल्जर कहता है, मेरे लिए यह सब खत्म मत करो भाईजान, बाद में आपको जरूरत होगी। मेरा अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया है। मैं ऐसा शरीर लेकर और नहीं जी सकता। आप मुझे गोली मारकर आजाद कर दीजिए। वहीं कमांडर भी उसे दर्द से जूझता देख
देख उसे आजाद करना ही सही समझता है और उसे आजाद कर देता है। दूसरी तरफ कियारा उस लड़की से बात करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की उन्हें उसके गांव में ले जाती है। वहीं सभी सोल्जर्स गांव को सही से चेक करते हुए पहले एरिया सिक्योर कर लेते हैं कि कहीं कोई आतंकी तो डेरा डालकर नहीं बैठा है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता और वे देखते हैं कि वहाँ भी आम सिटीजन्स ही रहते हैं। तभी वो बच्ची दौड़ते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। ये देखकर सभी सोल्जर्स को भी अपनी फैमिली की याद आ जाती है। वहीं एक बुजुर्ग सिटीजन कमांडर से कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों को बचाने के लिए। वहीं बुजुर्ग ये भी कहता है कि हमारे गांव में भी एक ही सोल्जर बचा हुआ है बुरान, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी एक टांग चली गई है। वहीं बुरान उनसे मिलते हुए उन्हें घर के अंदर ले जाता है। वहीं खाने पीने के बाद सभी सोल्जर्स एक रात रेस्ट लेने के लिए वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को बेस से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो विलेज एरिया में अभी तुम लोग हो वहाँ कल 1000 इराकी टेररिस्ट हमला करके एरिया को गिरफ्त में लेने वाले हैं। अगर तुम लोग उसके आसपास भी हो तो कहीं लड़ने मत बैठ जाना, अपने मिशन में फोकस करो और कियारा को सेफली कंट्री में लेकर आओ। कल सुबह तुम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया जाएगा। चीफ से ये बातें सुनते ही कमांडर असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचता है, साला जो गांव ने हमें आज सहारा दिया वही कल मिट जाएगा। वह ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता और तुरंत वहां से निकलने का डिसीजन ले लेता है, क्योंकि दोस्तों 7 सोल्जर्स कभी भी 1000 इराकी आतंकियों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, ये नामुमकिन है। तभी कियारा उनसे कहने लगती है, कल सुबह आतंकी सबको मार डालेंगे, हमें इन्हें बचाना चाहिए और आप हैं कि यहाँ से भागने की तैयारी में हो। ये कौन सी मिलिट्री ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सर? वहीं कमांडर कहता है कि यहाँ के लोगों को बचाना मेरा मिशन नहीं है, मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। कल सुबह हमें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं कियारा कहती है, ठीक है सर, अगर आप इन मासूम लोगों को ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, आप लोग चले जाइए, मैं यहीं रहकर इन लोगों के साथ लड़ूंगी। आपको क्या लगता है सर, ये आतंकी इन मासूम बच्चों के साथ क्या करेंगे? अगर ये आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? तब भी ऐसे ही छोड़कर भाग जाते क्या? आप लोग जाइए सर, अगर आप यहाँ रहकर इन लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वहीं कुछ देर बाद कमांडर एक चिट्ठी लिख रहा होता है। इसी बीच वह सुबह से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह रहते तो क्या करते? वहीं सुबह कहता है, मैं भी इन्हें ऐसे बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकता था सर, ये इंसानियत के खिलाफ होगा। वहीं कमांडर कहता है, तुम एक दिन बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे सुबह, मैंने तुम्हें और बाकिर को पहली बार ही देखकर समझ लिया था कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो तुम दोनों कभी हार नहीं मानने वाले। तो मैंने भी यही डिसाइड किया है कि कल हम यहीं रुककर इन लोगों की हिफाजत करेंगे और उन 1000 आतंकियों के खिलाफ लड़ेंगे। वहीं अगली सुबह सोल्जर्स सभी बच्चों को हेलीकॉप्टर में भर देते हैं। ये सब देखकर कियारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कमांडर से कहती है, मैं भी आप लोगों के साथ यहीं रहकर लड़ूंगी सर। वहीं कमांडर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बॉर्डर तक सेफली पहुंचाना हमारा पहला मिशन है और हाँ, मुझसे वादा करो कि तुम इस युद्ध के बारे में न तो कहीं पर लिखोगी और न ही किसी को बताओगी। वहीं कियारा जिद करने लगती है, लेकिन कमांडर उसे कहता है, अगर तुम मेरा थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करती हो तो प्लीज चले जाओ। वहीं कमांडर जाते जाते कियारा को वह चिट्ठी देता है जिसे वह रात को लिख रहा था और कहता है, ये चिट्ठी तभी पढ़ना जब तुम बॉर्डर क्रॉस करो। इसके बाद कमांडर सीधे बेस में इन्फॉर्म करते हुए मास्टर सार्जेंट से कहता है कि हम वापस नहीं आ रहे हैं सर, अभी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है, हमने इन 1000 इराकी मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। वहीं वह सभी सोल्जर्स से एक एक करके कंफर्म करता है और वे भी बताते हैं कि वे लड़ना चाहते हैं। फिर क्या था दोस्तों, इसके बाद सीधे वे लोग लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं कमांडर उन्हें साफ साफ कह देता है कि यह कोई पबजी या फ्री फायर का सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम नहीं है, यहाँ यह हमारी जिंदगी की सबसे टफेस्ट लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि हम बस 7 हैं और 7 सोल्जर्स कभी भी इतना सारा मिलिटेंट के खिलाफ नहीं लड़ सकते और वह भी इतने लिमिटेड हथियारों के साथ, लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं। ऐसे मुश्किल सिचुएशन में हमारा सबसे बड़ा हथियार है टीम वर्क, तो एक दूसरे का सहारा बनो। दूसरी तरफ सुबह सभी सोल्जर्स को प्लान समझाते हुए कहता है कि क्योंकि हमारा फोर्स लिमिटेड है तो एनिमीज को हमारा रियल नंबर्स पता नहीं चलना चाहिए, हमें उन्हें चारों तरफ से भटकाना होगा ताकि उन्हें लगे कि हम तादाद में ज्यादा हैं। इसके बाद वे लोग रास्ते में बम लगाने चला जाते हैं, क्योंकि रास्ते में ही ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट को उड़ाया जा सके। वहीं कमांडर कहता है कि सबके पास गोला बारूद पहुंचाने के लिए एक आदमी चाहिए होगा। वहीं गांव की एक लड़की कमांडर से कहती है, मुझे एक मौका दीजिए कमांडर, मैं ये काम कर सकती हूँ। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हर एक युद्ध एक नया योद्धा तैयार करता है। वहीं कमांडर कहता है, ठीक है, सुनकर अच्छा लगा, तुम्हारे दादाजी भी आर्मी में थे, तुम में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है। वहीं वे लोग सब कुछ सेट करने के बाद दुश्मनों का इंतजार करने लग जाते हैं। कुछ देर में स्नाइपर आरिफ उन्हें सूचना देता है कि दुश्मन आ रहे हैं, सभी तैयार हो जाओ। वहीं सभी सोल्जर्स तुरंत अपनी पोजीशन लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वे लोग बाकिर को भी AK पकड़ा देते हैं और दूसरी तरफ कमांडर और सुबह फ्रंट में जाकर उनके बम तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही आतंकी बम तक पहुंचता है, कमांडर रिमोट दबाकर सालों को वहीं उड़ा देता है, इससे पहले कि एनिमीज कुछ समझ पाते। कमांडर और सुबह सालों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ऊपर से भी स्नाइपर भाई आरिफ एक के बाद एक एनिमीज को डाउन करना शुरू कर देता है। और ये चाचा को देखो भाई लोग, लॉजिकली देखो तो पता नहीं है किसको मार रहा है। खैर जो भी हो दोस्तों, वहीं स्नाइपर आरिफ भाई उसे उड़ाने ही जा रहा था, लेकिन चाचा 1 इंच के लिए बच जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ आतंकी गाँव में घुसने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अशफ भाई उन्हें मशीन गन से सरप्राइज अटैक दे देता है। ऊपर से स्नाइपर लगातार गांव में घुसते आतंकियों को ढेर करता जाता है। वहीं बाकी सोल्जर्स भी लॉन्चर से उन आतंकियों को गांव में आने से रोकते हैं। इसी दौरान बुरान भाई पर एक आतंकी हमला कर देता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से हमारा एक सोल्जर आकर उसे बचा लेता है। इसी बीच आतंकी देख लेते हैं कि साला मीनार का स्नाइपर बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए वे लोग वहाँ टैंक लॉन्च कर देते हैं और मीनार को उड़ा देते हैं। यह देख सुबह तुरंत मिसाइल दागकर साले के टैंक को एक ही झटके में उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों खुशखबरी ये भी है कि हमारा आरिफ भाई अभी भी जिंदा है, लेकिन घायल हो गया
गया है। ऐसे हालात में भी वह अपना स्नाइपर उठाकर दुश्मनों को फिर से मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वही लड़की को बुलेट लेने के लिए ले जाते वक्त उसे भी एक बुलेट लग जाती है। वहीं सुबह जल्दी से उसे उठाकर वहां से सेफली निकाल ले जाता है। इसी बीच एनिमीज काफी नजदीक पहुंच जाते हैं और बुरहान भाई को कुछ बुलेट्स लग जाती हैं। घर के अंदर से कवर देने वाला मुस्तफा भाई को भी आतंकी पकड़ लेते हैं। वहीं आरिफ भाई एक आतंकी पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन मुस्तफा उसे मना कर देता है और खुद ही एक ग्रेनेड निकाल कर कहता है कि एक मरेगा तो 1000 और जन्मेगा। ये कहते ही वहाँ एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है। मुस्तफा भाई की ये कुर्बानी देखकर सभी सोल्जर्स काफी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि टीम में वही था जो हमेशा सबको हंसाता रहता था। लेकिन दोस्त, इमोशनल होने से तो नहीं चलेगा ना, अभी तो जंग बाकी है। वहीं दूसरी तरफ हम अशफ भाई को देखते हैं, जो पीछे से मशीन गन लाकर लगातार उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर रहा होता है। वहीं वह गाड़ी के टायर में एक ग्रेनेड फेंक कर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सुबह और बाकिर भाई को देखते हैं, जो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी दोनों भाई मजा मार रहे होते हैं। वहीं अशफ भाई आगे जाकर झाड़ियों में से छुपकर आने वाले आतंकियों को अकेले मशीन गन से उड़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सोल्जर्स भी बुरहान भाई को एक सेफ लोकेशन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पीछे से एक स्नाइपर की गोली बैबस भाई के पेट में लग जाती है। वहीं आरिफ उसे जल्दी आने को कहता है। वहीं बैबस भाई कहता है, अरे मैं हिल नहीं पा रहा हूँ भाई, तुम मुझे ढाल बनाओ और उड़ा दे साले को। वहीं आरिफ कहता है, अरे तू पागल हो गया क्या, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। वहीं बैबस कहता है, मेरे पेट की नली चिढ़ चुकी है भाई, मैं वैसे भी नहीं बचने वाला, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे ढाल बनाकर मेरा कवर ले ले। वहीं और कोई रास्ता न देखकर आरिफ भाई भी बैबस भाई को ढाल बनाकर साले को एक ही शॉट में स्कोप समेत उसकी आंखें उड़ा देता है। इसके बाद वे लोग जल्दी ऊपर जाकर एक लोकेशन को कवर बना लेते हैं। वहीं सोल्जर्स देखते हैं कि उनके बुलेट लगभग खत्म हो चुके हैं। वहीं कमांडर उस लड़की को मैगजीन लाने को कहता है और यह भी कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद करूंगा। वहीं लड़की कहती है, नहीं सर, युद्ध ही योद्धा को तैयार करता है, आप लोग यहीं रहिए, मैं लेकर आती हूँ। लड़की के मुंह से ये बातें सुनकर सभी सोल्जर्स का जोश 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। कमांडर उसे एक पिस्टल दे देता है। इसके बाद सोल्जर्स आतंकियों को जिस तरीके से पीटना शुरू करते हैं ना दोस्तों, सालों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता। यहीं पर एक लंबी लड़ाई होती है दोस्तों, आतंकी और सोल्जर्स के बीच। इसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि सोल्जर्स के पास बुलेट ही नहीं बचते और उन्हें मजबूरी में सालों पर नजदीक जाकर हमला करना पड़ता है। वहीं कमांडर देखता है कि एक आतंकी अपने ऊपर बम लपेटकर उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। कमांडर के पास भी एक ही बुलेट बची थी दोस्तों, लेकिन वह बुलेट भी बम वाले को कवर देते हुए दूसरा आतंकी खा लेता है। वहीं कमांडर बिना एक पल जाया किए सीधे उसे रोकने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। कमांडर उसे बटन दबाने से रोक ही रहा था कि इसी बीच पीछे से आतंकी गोलियां चला देते हैं और हमारे कमांडर को भी गोलियां लग जाती हैं। ये देख सभी सोल्जर्स जल्दी से आतंकियों को मारकर कमांडर के पास पहुंच जाते हैं। वहीं कमांडर अपनी आखिरी सांसों में अपने सोल्जर्स को कहता है, देखा तुम लोगों ने, देखा ना, हमने ये कर दिखाया, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कमांडर जो सुबह से बेहद प्यार करता था, अपना कैप्टन बैज उसे दे देता है। ये देते ही कैप्टन अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर में कियारा को देखते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस कर चुकी होती है। वहीं वह कमांडर की दी गई चिट्ठी पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि कमांडर की भी एक बेटी थी। अगर वह आज जिंदा होती तो मैं यही चाहता कि वह भी तुम्हारी जैसी होती, हिम्मत वाली, ज्ञानी और किसी को भी मुश्किल वक्त में छोड़कर न जाने वाली। अगर तुम हम लोगों की सच में इज्जत करते हो तो खुद को कभी मत बदलना, ऐसे ही लोगों को प्यार देते रहना और कभी किसी को मुश्किल में अकेला मत छोड़ना। ये पढ़ते ही कियारा भावुक हो जाती है और रो पड़ती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी दूसरी वीडियोस भी जरूर चेक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।